हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। इस न्यूटन लॉज की सीरीज में हम कंस्ट्रेंट न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने अपने आईपैड के थ्रू आपको बताया था एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कि कैसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है, क्या क्या बातें होती हैं जिनको ध्यान में रख के कंस्ट्रेंट्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। आज लेक्चर सेकंड इन द कंस्ट्रेंट मोशन ऑफ न्यूटन लॉज मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा सो दैट कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और बिल्डअप हो सके और कॉन्फिडेंटली हम एच सी वर्मा के न्यूमेरिकल्स को हैंडल कर सके। हालांकि एच सी वर्मा की जो सबसे पहला न्यूमेरिकल आता है ना कंस्ट्रेंट का, उसकी कैलकुलेशन काफी लंबी है। I was attempting the numerical and it's quite bit long because we have to calculate the acceleration of each block. बट यहाँ पर हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो हम टीचिंग में अपने न्यूमेरिकल्स को यूज करते हैं, दैट इज जस्ट द रिलेशन बिटवीन द ब्लॉक्स, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ वन ब्लॉक विद द अदर ब्लॉक। तो डिफरेंट ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन का रिलेशन बताना होता है, बट एच सी वर्मा ने क्लियरली उनकी वैल्यूज के बारे में पूछ लिया है कि उनकी वैल्यूज क्या क्या हैं उन एक्सेलरेशंस की, ना कि रिलेशंस के बारे में पूछा है। वो भी आपको अटेम्प्ट करके बताऊंगा कि नो डाउट जब आपको कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट पकड़ में होता है तो लेंथी कैलकुलेशंस भी आप कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल आपके सामने है, इट्स क्वाइट इजी और एक बहुत ही जाना पहचाना न्यूमेरिकल है आपके सामने। ये डायग्राम मैंने पहले ही आपको यहाँ रखा है। हमारे पास ये एक पुली है, नाम है एम, इट इज स्टिल एंड दिस वन इज मूवेबल पुली जो कि मूव कर रही है एंड वी हैव टू ब्लॉक्स, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ओके, सबसे पहली जो बात होती है कंस्ट्रेंट मोशन में जो हमें ध्यान रखनी होती है वो क्या है कि एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करना। तो ये मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली है, राइट। एंड यू नो आई एम इन कनाडा, सो अभी यहाँ पर ठंड काफी बढ़ रही है, दैट्स व्हाई माय आउटफिट इज लिटिल बिट अकॉर्डिंग टू द वेदर। So this is the reference line and we have two blocks. Let's say this block is moving downward with acceleration. ये downward direction में जाएगा A B acceleration से, and so this block is moving upward with the acceleration A. So जिस acceleration से ये वाला block upward direction में जाएगा उसी acceleration से ये pulley भी upward direction में जाएगी, और we can say that the acceleration of this pulley is equal to the acceleration of this block. अब दोनों यार जुड़े हुए हैं ना एक ये वाली स्ट्रिंग के कारण। जितनी एक्सेलरेशन से ये पुली ऊपर जाएगी उतनी ही एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। इतनी बात क्लियर होती है। मैं यहां पर अगर लिखता हूं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ पुली, तो यहां से क्या बात निकलेगी कि ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन इक्वल होंगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये बातों में हमने ये निष्कर्ष निकाला है इस डायग्राम से कि जो एक्सेलरेशन इस पुली का होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा। ठीक है, रेफरेंस लाइन बना दिया, एक्सेलरेशन से कुछ रिलेट कर लिया। अब क्या बात आती है सामने? अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ड्रॉ द रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। दूसरी बात क्या होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है? हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे यहां पर एक सिंगल स्ट्रिंग है जो कि यहां से शुरू होती है रेफरेंस लाइन से, ऐसे जाते हुए ऊपर गई, पुली के ऊपर से होते हुए यहां तक। देयर इज ओनली वन सिंगल स्ट्रिंग जो ये है, और दूसरी स्ट्रिंग ये है। अगर मैं स्ट्रिंग 1 की ही बात करता हूं, ये वाली स्ट्रिंग जो है इसकी बात करता हूं, तो आपको पता है स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है। दूसरी बात क्या रहेगी यहां पर? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ये बेटा हमारे पास दूसरी बात आ गई। और तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होगा? 0 होगा। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब फिर से सीखते हैं। मैं क्या करूंगा, यहां से इस लेंथ के लिए एक ड्रॉप करूंगा ये, और इसको नाम दे रहा हूं y ऑफ a। इसलिए लिख रहा हूं, हालांकि इस ब्लॉक के लिए लिखा जाना था क्योंकि ब्लॉक और पुली का एक्सेलरेशन सेम है, तो मैं यहां से ही y ऑफ a यहां तक लिख रहा हूं।
अगर ये y ऑफ a है तो यहां से लेके ये वाला पार्ट भी है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। 1 से लेके 2 कितना होगा y ऑफ a, 3 से लेके 4 कितना होगा y ऑफ a। ओके, और आप यहां पर एक ये वाला ड्रॉप भी देख सकते हैं, इसको लिखेंगे y ऑफ b कि जो ब्लॉक b है वो रेफरेंस लाइन से कितना है, कितनी लेंथ पे है, y ऑफ b पे है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब हमें ये पूरा लेंथ लिखना है, तो पूरा लेंथ कितना होगा y ऑफ a यहां से लेके यहां तक प्लस y ऑफ a प्लस y ऑफ a प्लस यहां से लेके यहां तक y ऑफ b। ये क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मैं इसको L1 लिख देता हूं। ये स्ट्रिंग जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है, तो L1 लिख दिया, कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ y ऑफ a प्लस y ऑफ b इक्वल्स टू कांस्टेंट L1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मैं इसको टाइम से डिफरेंशिएट करता हूं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं y की टर्म्स में ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये कैसा लिखा जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y ऑफ a प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y ऑफ b। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें सबको पता है 0, इसलिए मैंने यहां पर आपको पहले ही बता दिया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि डिफरेंशिएशन इसका क्या है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इतना तो पता है कि वेलोसिटी होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा उसके बारे में आपको बताता हूं। देखो ये जो पुली है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई ये कम होती जा रही है। ये पुली जब ऊपर जाती जाएगी तो ये जो लेंथ है ये क्या हो रही है, कम होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये जो y ऑफ a है इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। y ऑफ a क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। y ऑफ a लेंथ जो है वो छोटी हो रही है, वो सिकुड़ रही है, तो लेंथ डिक्रीज हो रही है। तो उस डिक्रीज वर्ड को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक प्यारा सा माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, 2 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इस तरह से। माइनस साइन क्यों लिखा गया, बिकॉज दिस लेंथ y ऑफ a इज डिक्रीजिंग विद टाइम। क्लियर होगी बात? आप अपने नोट्स में इसको, मेरी इस बात को लिख लेना क्लियरली कि नेगेटिव साइन कब लगाना होता है। प्लस अब ये जो लेंथ है ये तो जा रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज को पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे तो इधर तो हम आसानी से ये लिख देंगे। तो ये इनका वेलोसिटी रिलेशन आ गया। क्या वेलोसिटी रिलेशन आया, वेलोसिटी रिलेशन आता है -2va प्लस वेलोसिटी ऑफ b इक्वल्स टू 0। सो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ b इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ a। ये हमारे पास एक वेलोसिटी रिलेशन आ गया। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिलेशन था, तो इसको लिख देता हूं इक्वेशन सेकंड, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर होगी बात? इक्वेशन सेकंड को जब मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी से क्या मिलेगा हमें, ये इज इक्वल टू उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। वेलोसिटी का होगा एक्सेलरेशन। सो डिफरेंशिएट जब मैं इक्वेशन सेकंड को करूंगा, डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ b इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ a। अब वेलोसिटी ऑफ v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ b इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ दीज टू ब्लॉक्स। हालांकि बड़ा आसान रिलेशन भी है, इन सब मैथमेटिक्स से दूर अगर हट जाएं तो अगर आप वाकई थोड़ा विजुलाइज करने के मूड में हैं, फिजिक्स को समझने के मूड में हैं, तो ये सब तामझाम को अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहले तो इसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये रिजल्ट क्या आता है। ये रिजल्ट बोल रहा है
कि जो वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी है, ये जो इसकी एक्सेलरेशन है, इट इज इन ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वन। इसका मतलब अगर इसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। थोड़ा और विजुलाइज अगर करते हैं तो ये तो हो गया इनका रिलेशन, जहां पर हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। बट दूसरा एक और तरीका है, या फिर आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चलो उसको मैं थोड़ा आपको अब इस तामझाम से परे उसको थोड़ा सा ऐसे आपको रिफ्लेक्ट करके दिखा देता हूं कि छोटे सवालों को कैसे देखा जा सकता है। वो इस तरह से देखेंगे कि मान लो कि टी टाइम के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो यहां कहीं पहुंचेगा, ये इतना ऊपर गया, इधर से भी इतना ऊपर गया। इसका मतलब ये जो एल रस्सी थी, ये जो एल रस्सी थी, जब ये पुली यहां पर आ जाएगी तो ये वाली रस्सी और ये वाली रस्सी तो यहां रहेगी नहीं, क्योंकि पुली तो ऊपर आ गई। तो ये रस्सी कहां चली गई? ये रस्सी इस ब्लॉक के कारण नीचे आ गई, तो ये वाला ब्लॉक खिसक के कहां आ गया? यहां आ गया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब पुली यहां पर चली जाती है किसी टी टाइम के बाद, तो ये जो एल और एल 2L रस्सी फ्री हो गई ना, ये 2L रस्सी इधर आके यहां आ जाएगी। सो ये ब्लॉक कितना नीचे आ जाएगा? 2L नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब पुली L ऊपर बढ़ी तो ये जो ब्लॉक है 2L नीचे आया। या फिर हम कह सकते हैं अगर पुली L ऊपर गई है तो ब्लॉक ए भी कितना गया? L अपवर्ड डायरेक्शन में गया। कि जब ब्लॉक ए L डिस्प्लेसमेंट से अपवर्ड डायरेक्शन में गया है तो ब्लॉक बी 2L डिस्प्लेसमेंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है। यहां से क्या पता लगा? अगेन यहां से आप इनके डिस्प्लेसमेंट का पता लगा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन टी टाइम, मान लो टी टाइम हमने रखा था, तो टी टाइम में अगर ये 100 मीटर ऊपर गया फॉर एग्जांपल, तो ये 200 मीटर नीचे आया। अगर ये 10 सेंटीमीटर ऊपर गया तो ये 20 सेंटीमीटर नीचे आया। टी टाइम में टाइम तो दोनों का सेम है। अब आप थोड़ा सा जोर लगा के दिमाग पे बताइए कि दोनों में से जल्दी तेजी से कौन मूव कर रहा है? ये वाला ब्लॉक तेजी से मूव कर रहा है कि ये वाला ब्लॉक? दोनों के लिए टाइम कितना है? टी है। लेकिन इसने तो 10 ही सेंटीमीटर कवर किए और इसने कितने कर लिए? इसने तो 20 सेंटीमीटर कवर कर लिया। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है ना? इसकी अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड है तो इसकी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब कि ये ज्यादा चल रहा है और ये धीरे धीरे ऊपर गया तो ये जल्दी से नीचे आया। क्या रिलेशन बैठा? जल्दी कौन चल रहा है? इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी क्या है? कम है। ए की वेलोसिटी कम है, बी की वेलोसिटी ज्यादा है। दोनों में वेलोसिटी का क्या रिलेशन? कितना रिलेशन होगा? ट्वाइस का। कि वेलोसिटी ऑफ बी जो है ये तेज है ना, इससे ज्यादा कितनी ज्यादा है? 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। ये इनका वेलोसिटी का रिलेशन बैठा। जब आप इनको डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे? जब आप इनको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये वाला रिलेशन आ गया। एक तो ये तरीका है, बस थोड़ा सा विजुलाइज करना है कौन ऊपर गया, कौन नीचे गया, कौन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और उस डिस्प्लेसमेंट के कारण दूसरे ऑब्जेक्ट्स कितने डिस्प्लेसमेंट। कुछ कहीं कहीं ये भी एक फॉर्मूला सेट बैठता है जिसमें जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। डायग्राम को तरीके से या फिर जो मेथड मैं बता रहा हूं आपको कि लेंथ सबको लिखो और इस तरह का रिलेशन लिखो, फिर डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का रिलेशन निकालो, फिर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का। ये हो गया। ये भी एक तरीका अच्छा है। ये हर सवाल के लिए वैलिड होगा और ये आप कहीं कहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए आपके सामने रख दिया मैंने। एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का, सो दैट कि आपको थोड़ा और अच्छा फील हो। तो चलिए, वो सवाल कैसा होगा? इसी तरह से है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। कॉन्सेप्ट भी हम यही लगाएंगे, डायग्राम भी कुछ मिलती जुलती ही होगी, फिर भी वो सवाल करना हमें
अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है, हर सवाल को एक इज्जत मिलनी चाहिए। चलिए इस बारी हमारे पास क्या है, कुछ सिनेरियो जो है इस बार हमारे पास ऐसा है कि ये एक पुली तो यहां है और उसके कारण एक ब्लॉक यहां, एक आप कह लो कि यहां पर पुली है जो कैसी है, हवा में है, ये वाली पुली ये हवा में है और इसके साथ एक ब्लॉक है ये, और इस पुली को संभालने के लिए एक और ये फिक्स पुली हो गई, क्लियर होगी बात, और यहां से एक ब्लॉक और हो गया। इसको आप ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से आप सवाल को बना सकते हैं। ये हो गया, यहाँ पर दो फिक्स पुलीज है, एक मूवेबल पुली है, और जितनी एक्सेलरेशन इस पुली की होगी उतनी ही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक की होगी, और ये दो और ब्लॉक्स हैं। क्लियर होगी बात। इस बात को अब हमें समझना है। अब हमें ए, बी और सी के एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है। कर लेते हैं इसको भी। कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि ये किसी कारणवश डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था, कि जब ये रस्सी नीचे की तरफ जा रही थी तो ये फिर किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी भी एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी, एक्सेलरेशन ऑफ बी, और इसकी भी एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी तो एक्सेलरेशन ऑफ ए लिख दिया जाएगा इस तरह से। चलिए क्या कहता है, सबसे पहले क्या करना होता है, एक रेफरेंस लाइन बना दी हमने। फिर क्या करना होता है, ये जो ब्लॉक सी है ये कितनी डिस्प्लेसमेंट पे है, y ऑफ सी पे। ये जो ब्लॉक है और पुली, जिस एक्सेलरेशन से पुली ऊपर जाएगी उसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां से लेके यहां तक लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहीं से काम चला लेंगे। ये y ऑफ b है। इसका मतलब ये जो टुकड़ा है और ये जो टुकड़ा है, इनकी लेंथ कितनी है, y ऑफ b, और इस लेंथ के लिए हम लिख लेंगे ये जो है दिस इज y ऑफ a। अब देखो जरा, पूरी लेंथ कवर होती है, यहां से यहां तक y ऑफ a, यहां से यहां तक y ऑफ v, यहां से यहां तक y ऑफ b, यहां से यहां तक y ऑफ c। ये जो पार्ट है ना, कुछ किताबों में इसको भी मेंशन किया जाता है, L नॉट A लिख के, L नॉट B लिख के, L नॉट C लिख के, इस तरह से। लेकिन ये कांस्टेंट रहेंगे। अब कांस्टेंट रहेंगे, ये जो टुकड़ा हमेशा रहेगा, तो इनकी भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसीलिए मैं ये उलझन में आपको डालना ही नहीं चाहता। मैं इस तरह की ये जो रोप की लेंथ है इसको लिख ही नहीं रहा हूं। चलिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको कैसा सिखाया है, चलिए क्या लिखना जाएगा, y ऑफ a लिख दिया, प्लस ट्वाइस ऑफ यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, 2 टाइम्स ऑफ y ऑफ b भी लिख दिया, प्लस y ऑफ c इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये पूरी लेंथ मैंने l लिख दी कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना है, प्लस लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y ऑफ b लिखा जाएगा, प्लस फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ y ऑफ c इक्वल्स टू l, कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब ये है हमारे पास तामझाम। अब इसको देखना है कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। ये रस्सी कम हो रही है, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो ये ब्लॉक हमने एज्यूम किया है अपवर्ड एक्सेलरेशन है, तो ये क्या होना चाहिए, ये कम हो रही है। कम हो रही है तो नेगेटिव आएगी इसकी वेलोसिटी, ये आएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये भी पुली ऊपर जा रही है, ब्लॉक ऊपर जा रहे हैं, है ना, तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो माइनस लगा देंगे, लगा दिया माइनस, प्लस ये वाली लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये प्लस के साथ ही चलेगा इस तरह से। ये बात क्लियर होगी सबको, ठीक है। चलिए अब रिलेशन कैसा बैठेगा, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी इक्वल्स टू 0। सो एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ, सो दिस इज द रिलेशन ऑफ द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक ए बी एंड सी। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंस्ट्रेंट रिलेशन, है ना। ये जो होगा इसको भी कंस्ट्रेंट रिलेशन कहा जाता है, या फिर ये जो वेलोसिटीज का रिलेशन है इसको भी कंस्ट्रेंट रिलेशन कहा जाता है। आपको फिर से बता दो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जब किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन सिर्फ इंडिपेंडेंटली ना होके बाकी ऑब्जेक्ट सिस्टम के बाकी पार्ट्स पे भी डिपेंड करता हो। फॉर एग्जाम्पल द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी, कि सी की एक्सेलरेशन के आधार पे बी और सी की एक्सेलरेशन डिसाइड हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं छोड़ देता हूं चौक को, ये नीचे गिरेगा, सो इट इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो मोशन ऑफ दिस चौक इज नॉट कंस्ट्रेंट मोशन। इसी के साथ मैं धागा बांध दूं और फिर ऐसे घुमाना शुरू कर दूं, दैट मोशन इज कंस्ट्रेंट मोशन, बिकॉज द उस सिचुएशन में चौक का जो मोशन है जो सर्कुलर होगा, वो क्यों होगा, क्यों, क्योंकि इसका सर्कुलर मोशन डिपेंड कहाँ कर रहा है, उस धागे पे डिपेंड कर रहा है कि धागे का रेडियस कितना है। बड़ा रेडियस होगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी या स्पीड कम हो जाएगी, छोटा रेडियस होगा तो इसकी स्पीड, ये तेजी से घूमेगा, स्पीड बढ़ जाएगी। सो इट्स के पैरामीटर्स जो हैं, इसकी स्टेट जो है, इसका मोशन जो है, इट डिपेंड्स ऑन दैट थ्रेड, ऑन दैट रेडियस। सो वहां पर ये कंस्ट्रेंट मोशन कहलाएगा, है ना, कि डिपेंड कर रहा है ना कि धागे पे, धागा ना होता फ्रीली मूव करता, तो कंस्ट्रेंट मोशन ना होता फ्रीली फॉल करता। सो आई होप कि आपको दोनों न्यूमेरिकल का एनालिसिस समझ आया होगा। डायग्राम देख के घबराना नहीं होता, टॉपिक देख के घबराना नहीं होता, कंसेप्ट समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। 4 सवाल मैं करवाऊंगा, 4 आप करिए, 8 सवाल हो गए जब आपके पास सफिशिएंट होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ने के लिए। एचसी वर्मा में जितने भी सवाल होंगे कंस्ट्रेंट मोशन पे, वो भी आपके सामने लेके आऊंगा, वो भी करेंगे, उनका भी एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से वो सवाल आपको जेई मेंस में सक्सेस दिला सकते हैं। आपका जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नीट का जो लेवल का या जेई मेंस लेवल का जो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले टेस्ट लेते हैं, जिसको टेस्ट सीरीज बोलते हैं, एचसी वर्मा के बहुत सारे सवाल वहां आते हैं क्योंकि वो एग्जैक्टली उस लेवल से फिट बैठते हैं। सो इग्नोर नहीं करना है या फिर उनको मुश्किल नहीं मानना है। कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा, कॉन्सेप्ट को रीड करिए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए, सवालों को आपसे सवाल बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो करना क्या है, आपको बड़ा प्यारा सा काम है, आसान सा काम है, जस्ट थम्स अप पे क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने क्लासमेट्स, अपने सीनियर जूनियर्स जो कि इस लेक्चर से फायदा ले सकते हैं, उनसे शेयर करिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।